ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है, हमें जस्ट उसको चेक करना है कि जो इक्वेशन हमें दी गई है क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है। आपको क्वेश्चन देखिए किसी भी तरह से दे देगा, जैसे क्वेश्चन जो बुक में दिया हुआ है दैट इज चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉलोइंग, यानी कि करेक्टनेस बताइए कि क्या इक्वेशन सही है। कई बार आपको बोल देते हैं कि करेक्ट कीजिए, देखिए चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ दिस फॉलोइंग, यानी कि आप डायमेंशन से ही चेक करके बताइए क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो क्वेश्चन तो किसी भी तरह से दे सकते हैं, तो आपको क्या देखना है कि फिजिक्स में अगर आपको चेक करने के लिए बोले, क्योंकि और तो कोई तरीका है नहीं, अब तक तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, हमने पढ़ा है सिर्फ डायमेंशन से चेक करना। तो अगर कभी भी आपको बोला जाए कि आपको कोई भी एक इक्वेशन दे दे, कोई भी, मैं आज आपको इस एक इक्वेशन के थ्रू सिखा दूंगी कि आपको कोई भी इक्वेशन दे दे, आप किसी भी इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, जो फॉर्मूला हमें गिवन है, जो फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या फिर वो खुद अपने आप में क्या है, सही है। यानी कि आपने देखा होगा हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए के, ऐसा होता है ना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बहुत से इक्वेशंस हैं, आपने देखी भी होंगी फिजिक्स में, तो आप उनकी करेक्टनेस को आराम से क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसकी हेल्प से, डायमेंशंस की हेल्प से। किस तरह से चेक करनी है आइए वो देखते हैं, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि हमें जो यहाँ पे गिवन है f इज इक्वल टू एम ए, क्या वो करेक्ट है। तो सबसे पहले तो जब आप इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को, इसको न्यूमेरिकल वे में ही देखा जाता है, क्योंकि मैथमेटिकली क्या किया जाता है, चेकआउट किया जाता है। तो आप इसमें सबसे पहले इसकी डिटेल देंगे, कैसे देंगे देखिए, वेयर, यानी कि सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे वी नो दैट, या फिर गिवन, गिवन क्या है आपका f इज इक्वल टू एम ए, फिर आप लिखेंगे वेयर f is equal to force, m is equal to mass and a is equal to acceleration, ठीक है। let LHS को ले लीजिए, LHS क्या है देखिए, LHS है f, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो भाई फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, अगर नहीं पता है तो याद रख लो, वरना चाटा भी लगा सकती हूँ। क्या होता है, m1 L1 T-2, ये आपके फोर्स का क्या होता है, आपका m1 L1 T-2 इसका डायमेंशन होता है। लेट कंसीडर RHS ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का अब हम क्या लेंगे, इसका लेंगे RHS। तो क्या दिया हुआ है, m इंटू ए। तो भैया m का क्या होता है बताएंगे सारे बच्चे, भाई मैम होता है उसका मास का, तो m ही होगा, सोचने की बात ही नहीं है। एक्सेलरेशन का क्या होता है, m0 L1 T-2। तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वो आएगा आपके पास m1 L1 T-2। अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, अगर मैं इसको 1 दूं नाम और इसको सेकंड दूं नाम, तो LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका RHS, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि आपकी ये इक्वेशन क्या है, एकदम करेक्ट है। आप चाहे तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि आप दोनों साइड लिख के दिखा दो m1 L1 T-2 और इधर भी क्या लिख दो m1 L1 T-2। तो हमने देखा कि जब हम इस इक्वेशन को इस तरह से चेक करते हैं, चाहे आपका कुछ भी कैसे भी दिया हुआ हो, चाहे लेफ्ट में कुछ हो चाहे राइट में कुछ हो, आपको दोनों का अलग अलग डायमेंशन निकालना है। लेफ्ट वाले का अलग निकाल के दिखा दो, राइट वाले का अलग निकाल के दिखा दो, राइट वाले को एकदम कंप्लीटली क्या कर लो, सोल्व कर लो, देन उसके बाद चेक करके देखो कि आपका जो डायमेंशन है क्या वो लेफ्ट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल आ रहा है, और अगर वो बिल्कुल इक्वल आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि आपको जो इक्वेशन गिवन थी, यानी कि जो इक्वेशन आपको चेक करने के लिए दी थी वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, यस द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट, ठीक है, यानी कि जो आपको इक्वेशन दी गई है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो ये तो था आपका पहला तरीका, पहला न्यूमेरिकल टाइप। हमारी जो फर्स्ट यूनिट है, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है यूनिट एंड डायमेंशंस का, उसका फर्स्ट टाइप आपका ये बनता है।
जिसमें हम किसी भी फॉर्मूले को चेकआउट कर सकते हैं कि वो आपका करेक्ट है या नहीं। और वो चेक कैसे करना है वो तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब आप कोई भी अपना क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट तरीका। अब मैं आपको बताऊंगी हमारा जो नेक्स्ट टाइप बनता है हमारे न्यूमेरिकल्स का, यानी कि जो कन्वर्जन्स होते हैं, या फिर मैं कहूँ कि अगर हमें कोई डेरिवेशन करना हो तो कैसे करेंगे। वन बाय वन मैं आपको इसके एग्जांपल्स देती रहूंगी, एक भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं छुड़ाऊंगी जो आपको ना आए। आपकी बुक का, आपके सिलेबस की एक एक चीज मैं आपको कराऊंगी ताकि आपके लिए कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। तो फटाफट से इसको उतार लीजिए। अगर कोई भी इक्वेशन है आपके पास या फिर आपने बुक्स में देखी है तो आप उनको सोल्व करके देख सकते हैं कि किस तरह से ये LHS RHS करके हम लोग क्या कर सकते हैं, करेक्ट मतलब चेक कर सकते हैं कि हमारे ये करेक्टनेस है इस इक्वेशन की या नहीं। तो आइए चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो सेकंड टाइप है उसके बारे में, कि हमारा जो सेकंड टाइप क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से आते हैं। देखिए अभी अभी हमने क्या देखा, हमने ये नोटिस किया कि किस तरह से आप किसी भी इक्वेशन को, किसी भी फॉर्मूला को चेक कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल। तो डायमेंशन की हेल्प से आप चेक तो कर ही सकते हैं, अब हम कोई भी इक्वेशन, कोई भी फॉर्मूला को ड्राइव भी कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तो अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि किस तरह से अगर आपके पास कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको उसको किस तरह से ड्राइव करना है। मैं यहाँ पे इस चीज का भी ध्यान रखूंगी कि आपको ये भी बताऊं कि एक्चुअली में जब आप ड्राइव करेंगे एग्जाम में तो आपको अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन को, क्योंकि अटेम्प्टेशन ही आपके मार्क्स को क्या करवाएंगे, इंक्रीज करवाएंगे। तो आप जब इसको देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि हम किसी भी डायमेंशंस का यूज करके क्या कर सकते हैं, जस्ट फॉर्मूला को ड्राइव भी कर सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको डायमेंशंस याद नहीं है फिजिकल क्वांटिटीज के तो प्लीज पहले डायमेंशंस याद कर लीजिए, क्योंकि अगर डायमेंशंस ही याद नहीं है तो आप ये सोल्व कैसे कर पाएंगे, है ना। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो फटाफट से डायमेंशंस याद करके आइए, देन उसके बाद हम करेंगे हमारा क्वेश्चन। और अगर आपको डायमेंशंस आते हैं तो चलिए फिर मेरे साथ करिए इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है। हमें एक्चुअल में क्या करना है, डेरिवेशन करना है किसी भी फॉर्मूला का। मैं आपको यहाँ पे एक डेरिवेशन करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से ऐसे ही आपको क्या करने हैं, बाकी के जो डायमेंशंस हैं, यानी कि बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, जो इक्वेशंस हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, आप उनका क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशंस ड्राइव कर सकते हैं, डेरिवेशन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, स्टेटमेंट क्या बोल रही है, देन उसके बाद हम अपने जो सॉल्यूशन है, जो डेरिवेशन है, उसको स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है, प्रेशर ऑफ अ लिक्विड फिल्ड इन ए टैंक, यानी कि कोई आपका टैंक है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक टैंक ले लिया, ठीक है। इसमें एक लिक्विड को क्या किया गया है, फिल्ड किया गया है। तो जब इस लिक्विड को फिल किया गया तो इसमें प्रेशर लगाया गया, क्योंकि बोला है ना प्रेशर ऑफ ए लिक्विड फिल्ड इन टैंक डिपेंड ऑन हाइट ऑफ कॉलम एच, यानी कि उसकी हाइट पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी ज्यादा उसकी हाइट है, किसकी, टैंक की। डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, यानी कि लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी होती है हमारी मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मास कितना है, वॉल्यूम कितनी है, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा जी पे, क्योंकि जब पानी को टैंक में डाला गया होगा तो वो ग्रेविटी की वजह से कहाँ आया होगा, नीचे। तो ग्रेविटी भी क्या करती है, अपना एक इंपॉर्टेंट रोल इसमें दिखाती है। तो कह रहा है कि प्रेशर इन सब पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। बोल रहा है ड्राइव ए फॉर्मूला फॉर प्रेशर बाय यूजिंग द मेथड डायमेंशन, आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करना है बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, पहले उस चीज पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्योंकि ये जो सेम टू सेम स्टेटमेंट है ये तो आपको आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें लिखी हुई मिलेगी। आप स्टार्ट कैसे करेंगे वो देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से करा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक तरीके से, अगर किसी को नहीं भी आता है उसको भी आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, बिल्कुल ऐसे लिखना है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, यानी कि जो हमें स्टेटमेंट में दिया गया है, जब भी आप अकॉर्डिंग लिखते हैं उसके बाद आप कॉमन जरूर लगाएं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट pressure of the liquid depends on height कितनी, h, density कितनी, rho, and
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी, इन सब पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। सो द गिवन स्टेटमेंट गिव अस ए आइडिया फॉर द फॉर्मूला। हमें एक आइडिया मिलता है क्या, कि जो प्रेशर है, अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा प्लीज। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। क्वेश्चन ने कहा जो प्रेशर है लिक्विड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डिपेंड कर रहा है किस किस पे, हाइट पे, डेंसिटी पे और आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस पे। तो हमने मान लिया कि उस तरह से क्या होता है, हमारा कोई भी जो प्रेशर है जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ था वो कुछ इस तरह से क्या कर रहा है, हमारा डिपेंड कर रहा है। अब आप जानते हैं जब भी किसी फॉर्मूला में हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो हम इस डायरेक्टली को हटा देते हैं और एक कांस्टेंट ले आते हैं। तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट क्या रख दिया, के, और हमारे पास जो बाकी की इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो ऐसे की ऐसे रहेगी, क्या, हाइट, हमारी डेंसिटी और हमारी ग्रेविटी जी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, के इज वेयर, आप लिखेंगे इस चीज को, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये हमारा प्रोपोर्शनैलिटी का क्या था, कांस्टेंट था। नाउ क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें बोला ड्राइव ए फॉर्मूला फॉर प्रेशर। नाउ फॉर ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर by the help of dimensions। हमने क्या करना है, हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग प्रेशर का फॉर्मूला ड्राइव करना है, किसकी हेल्प से, हमारे डायमेंशंस की हेल्प से। तो आप लिखेंगे किस तरह से, लेट P इज इक्वल टू के, H की पावर A, रो की पावर B और G की पावर C। अब आप सोचेंगे ये A B C क्या है। भाई एक बात बताओ, जब हमें क्वेश्चन में ये दिया गया था कि फॉर्मूला एग्जैक्ट कुछ कुछ ऐसे हो सकता है, सिर्फ हमें ये बताई थी कि जो प्रेशर है वो डिपेंड कर रहा है हाइट पे, डेंसिटी पे और ग्रेविटी पे। क्या कहीं पे ये बताया है कि कितनी पावर पे, हाइट की कितनी पावर पे, आपका डेंसिटी की कितनी पावर पे, ग्रेविटी की कितनी पावर पे? हमें पावर का कोई भी आइडिया नहीं है। और आप जानते हैं डायमेंशंस में पावर का ही मेन खेल होता है। आपको पता है ना डायमेंशन कैसे शो करते हैं, ML और T से। और हमें तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे जो पावर है वो कितनी है। हमने तो सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ा और ये देखा किस किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है, बट उन फिजिकल क्वांटिटीज की पावर कितनी है वो नहीं पता। वो पावर ही हमें फाइंड करनी है, किसकी हेल्प से, हमारा जो हम निकालेंगे ना अभी हमारी जो हम ये वैल्यू निकालेंगे, जो डायमेंशंस हम देखेंगे उसकी हेल्प से हम पता लगाएंगे कि किस तरह से हमारा जो प्रेशर की वैल्यू है, यानी कि जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है हाइट, रो एंड जी, इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। यही आपको सीखना है। तो यहाँ तक तो देखिए सभी क्वेश्चन में सेम होने वाला है। सभी क्वेश्चंस में मतलब जितनी भी आपको अगर क्वेश्चंस देते हैं एग्जाम में, आपको स्टेटमेंट दी जाए कि भाई आपको ये इक्वेशन है, ये इस पर डिपेंड कर रहा है, तो बताइए डायमेंशन की अगर आप ड्राइव करेंगे तो डायमेंशन की हेल्प से किस तरह से इस कंप्लीट फॉर्मूले को सोल्व करेंगे। तो जब आप सोल्व करेंगे ना, तो सबसे पहले ये तो आपके लिए बेसिक है, सभी क्वेश्चंस के लिए बेसिक है। चाहे कोई भी इक्वेशन आपको दे दे, सबसे पहले आप स्टेटमेंट जो है उसको लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जो भी आपको स्टेटमेंट लिखी है आप उसको लिखेंगे। फिर आप देखेंगे कि किस तरह से आपकी जो मेन वैल्यू थी, जैसे कि यहाँ पे प्रेशर है, मेन फिजिकल क्वांटिटी, अदर कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इस पे डिपेंड कर रही है, आप उसको लिखेंगे। देन उसके बाद आपका हमेशा एक कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, बट कांस्टेंट से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि के जो है डायमेंशनल लेस होता है। बता दूं, जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी होती है वो डायमेंशनल लेस होती है। जैसे कि पाई हो गया, पाई की वैल्यू फिक्स है, ना तो उसकी कोई यूनिट होती है ना ही उसका कोई डायमेंशन होता है, तो कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे इसका कोई डायमेंशन हम नहीं देखेंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आप चेक करेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। देखना, आराम से देखिएगा ध्यान से,
एक साइड जो भी फिजिकल क्वांटिटी रहेगी उनको देखोगे, इस साइड जो भी फिजिकल क्वांटिटी रहेगी उसको देखोगे, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको उन सारी क्वांटिटीज को कंपेयर करना है। ये चीज समझ में आई आपके कि क्या हम करने वाले हैं। अब जो हमारा यहाँ से काम शुरू होगा वो टोटल हमारा मैथमेटिकल काम होगा, यानी कि आप सिर्फ देखते ही उसको एक बार समझ जाएंगे, सिर्फ ध्यान लगाने की जरूरत है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हम लेंगे LHS। तो भाई LHS में क्या है हमारे पास, प्रेशर। तो हमें सबसे पहले किसका डायमेंशन देखना है, प्रेशर का। मैं जो डायमेंशन देखूंगी इस साइड देखूंगी, पुट मैं यहाँ पे कर दूंगी ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। आपको ऐसे ही करना है। आपके पास जो क्वेश्चन पेपर जब आप होगा, आप एग्जाम देंगे तो आंसर शीट होगी ना, आंसर शीट में आपको ऐसे ही करना है, साइड में नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले LHS में क्या है मेरे पास, प्रेशर। तो सबसे पहले आप निकाल के दिखाएंगे प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो कैसे निकालते हैं, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, है ना। अब आप कहेंगे फोर्स का, क्योंकि भाई फोर्स का तो चाहिए, तो फोर्स, वर्क, ये तो आपके लिए बेसिक डायमेंशन फॉर्मूले हैं, ये तो आपको याद होने ही चाहिए। तो आपका फोर्स क्या होता है, ये होता है हमारा M1 L1 T-2। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ। तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा L का स्क्वायर। तो जब ये आपका ऊपर जाएगा तो आपका जो निकल के आएगा वो आएगा M1 L-1 T-2। तो जो हमारा LHS के लिए यानी कि प्रेशर के लिए हमारी जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या आई है हमारी, वो आप यहाँ पे लिखिए। देखिए क्या लिखेंगे, M1 L-1 और T-2। ये हमने निकाल दिया हमारे प्रेशर के लिए, जो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए था वो। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने ये जो दोनों साइड है, यानी कि अब आप लेंगे RHS। अब RHS में आप लिखेंगे K is a constant quantity, so we cannot find out the dimensional for K, यानी कि constant। ये चीज आपको लिखनी है एग्जाम में, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं नहीं लिख रही हूँ, बट आप लिखेंगे K is a constant, so we cannot find out the dimensional for constant K. Now we are finding out डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर राइट हैंड साइड फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमारे पास राइट हैंड साइड में कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी है, एक हाइट है, रो है और जी है। तो मैं एक एक करके आपको यहाँ पे वैल्यू निकाल के दिखाती हूँ। देखिए सबसे पहले ले ली मैंने यहाँ पे h की पावर कितनी है आपकी 1। अब आपको पता है हाइट का जो डायमेंशनल होता है वो क्या होता है, हाइट कोई भी एक लेंथ होती है और लेंथ का जो डायमेंशन होता है वो होता है l। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा l की पावर a। l की पावर कितना आ गया a, तो यहाँ पे लिख दो कितना आएगा l की पावर a। अब बात करते हैं यहाँ रो के बारे में। रो मतलब डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है हमारी मास अपॉन में वॉल्यूम। अच्छे से पता है आप लोगों को, कोई भी कंफ्यूजन वाली यहाँ पे कोई बात है ही नहीं। तो मास का क्या होगा, मास का तो मैम m ही होगा। वॉल्यूम का क्या होगा, l होगा, l क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम जो होती है वो क्या होती है, लेंथ लेंथ लेंथ, लेंथ ब्रेथ हाइट, इन तीनों का क्या होता है, लेंथ ही होती है। तो इसका डायमेंशन में क्या होगा, l होगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, और रो के ऊपर क्या है हमारा b है, तो रो के ऊपर b था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा mb और l -3b। ये -3b क्यों लिखा है वो चीज समझिए इसको, ये आपके लिए फोकस करने की बात है, क्योंकि बाकी के यही नहीं और भी क्वेश्चंस है, उनको सोल्व करेंगे वो तभी तो कर सकते हो जब आपके ये स्टेप्स समझ में आए। मैंने रो लिया, रो की पावर हमने कितनी ली थी b, क्योंकि हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि जो स्टेटमेंट में दिया गया है कि जो प्रेशर है वो कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी पे वर्क कर रहा है। अब ये तो पता लग गया कि वो हाइट पे कर रहा है, डेंसिटी पे कर रहा है और ग्रेविटी पे कर रहा है, बट ये नहीं पता कितनी पावर पे। तो वो पावर निकालने के लिए हमने एज्यूम कर लिया ABC। ये ABC जीरो भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये चीज आप लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, ABC may be having the values all 0 प्लस एंड माइनस, तीनों वैल्यूज रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ रो की पावर क्या रख दी, b रख दी, क्योंकि हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास का तो क्या हो जाएगा कैपिटल M और v का क्या हो जाएगा वॉल्यूम का l की पावर 3। जब आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, mb, b क्यों आएगा क्योंकि पावर b है, l की पावर 3 थी तो मल्टीप्लाई करोगे b से तो क्या हो जाएगा -3b। तो यहाँ पे लिख दो, क्या लिखोगे, m की पावर b और l की पावर कितनी है -3b। ये हो गया हमारे रो के लिए।
अब हमारे पास लास्ट बचा है, वो है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायमेंशन होता है वो कैसे आएगा, वो एक बार ध्यान से इस चीज को देख लें, क्योंकि अगर आपको ये चीज ही नहीं पता कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को तुम सोल्व कैसे करोगे, तो आगे के क्वेश्चंस कैसे करोगे। अब आधे बच्चे तो यही दिमाग लगा रहे होंगे कि जैसे कि हमारा प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और हमारा जो डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, तो हमारी ग्रेविटी का यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो भाई जिनको नहीं पता है कि ये किस तरह से होगा, उन बच्चों को मैं बता दूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जो g होती है उसकी वैल्यू वही तो होगी जो एक्सेलरेशन की होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी वही है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, है ना, होता है नहीं होता है। जब आप वेलोसिटी बाय टाइम का फॉर्मूला निकालते हो तो क्या निकल के आता है, वो आपका निकल के आता है LT-1। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ज्यादा कुछ इतना मुश्किल नहीं, सॉरी यहाँ पे -2 आएगा। तो अब जैसे कि हमने यहाँ g की पावर कितनी रखी हुई है, c रखी हुई है, तो जब आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायमेंशन निकल के आएगा वो आएगा L की पावर c और t की पावर -2c। अब ये कैसे आया है उसको एक बार दोबारा से फोकस करिए। g की पावर c थी, जब आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करके देखेंगे तो आपका ये फॉर्मूला निकल के आएगा। तो आपका पावर को जो मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि l की पावर 1 है तो c है तो कितना हो जाएगा l की पावर c, और t का कितना हो जाएगा t की पावर -2c। यहाँ पे लिख दीजिए कितना आया है lc और t की पावर -2c, ठीक है। अब एक बार जरा इन सबको देखो, यहाँ पे जैसे LHS में है ना, m की एक जैसी है, l की एक जैसी है, t की एक जैसी है, यहाँ पे भी एक जैसी करो। कैसे करोगे, LHS तो हमारा ऐसे ही रहेगा m1 l-1 और t-2। RHS में कैसे करोगे, m की पावर लो सबसे पहले, क्या हो जाएगी m की पावर b, ठीक है। अब l की ले लो, l की क्या क्या है, एक तो a है और एक c है, तो क्या हो जाएगा l की पावर a प्लस c, है ना। इजी, कुछ नहीं किया, सबकी हमने अलग अलग यहाँ पे डायमेंशंस लिख लिए। अब हमें डायमेंशन कैसे चाहिए, m l और t में सबसे पहले m ले लिया, m अकेला था यहाँ पूरे में तो मैंने m की पावर b ले ली, l क्या था a था, अच्छा ये भी है, सॉरी l यहाँ पे c भी है और -3 भी है तो लिख दो -3b। अब क्या लेना है, अब लेना है हमें t, t कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, तो t कितना हो जाएगा -2c। ये हो गया हमारा क्या, RHS। आपके पास LHS है, आपके पास RHS है। अगर आप देखेंगे MLT, यहाँ पे भी क्या है MLT, बस पावर अलग अलग है। आपको इन पावर्स को ही क्या रखना है, इक्वेट करना है एक दूसरे की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपने ये सब नोट कर लिया होगा, ये आप करके दिखाना है। ये जो न्यूमेरिकल है ना, एग्जाम में अगर आया तो इजीली आपको ये 5 मार्क्स का मिल जाएगा, क्योंकि आप इसकी लेंथ से और इस पे जो कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट से ही आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। ये देखने से ही पता लग रहा है कि इतना लेंथी है, इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है, इतने सारे स्टेटमेंट लिखने पड़ रहे हैं, फिर उसके बाद इतने सारी LHS करो, RHS करो, इतने सारे डायमेंशंस निकालो, इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज है उनके डायमेंशंस निकालो। तो इजी सी बात है कि ये आपका आएगा ना एग्जाम में, तो बहुत ज्यादा मार्क्स का आएगा। अब आप क्या करेंगे, नाउ इक्वेटिंग the values of m, l and t। अब हम m l t की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। देखो m की पावर है 1 और यहाँ क्या है b, तो m की अगर आप पावर देखते हैं, यहां से मैं लिख देती हूँ डायमेंशन पावर ऑफ m, तो क्या है, अगर आप देखेंगे यहां से तो देखो 1 और b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1। देखने से ही पता लग रहा है यहाँ पे m की पावर 1 है, यहाँ m की पावर b है, तो हमारा जो यहाँ पे वैल्यू है वो तो हमारी क्या है, सेम mm है, सिर्फ पावर अलग है, तो हमने पावर को क्या कर दिया, इक्वेट। नाउ डायमेंशन पावर ऑफ l क्या है, देखो यहाँ पे -1 है, यहाँ है a प्लस c माइनस 3b, a प्लस c माइनस 3b, और वो इक्वल है आपके -1 के। ध्यान से देख लो भाई, अगर आपको अपनी कोई कंफ्यूजन है
तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, अब हम किसकी देखेंगे, टी की। डायमेंशन पावर ऑफ टी, जरा ध्यान से देखना, -2 सी, -2 सी, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, सी की कितनी आ गई आपकी 1। अब आपको देखने से पता लग रहा है बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 आप लिखेंगे, नाउ सोल्विंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी कैन गेट b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू ऑल्सो 1, और जब आप a और b और c की वैल्यू को रखते हैं इसमें, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब जब आप इसमें रख के देखो, c आप 1 रखो, b आप 1 रखो, तो -3 आएगा, उधर जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, 1 बचेगा, तो आपके पास b की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 ही आएगी। अब हमें पावर भी पता लग चुकी है कि हमारी जो b की है, यानी कि हमारा जो यहाँ पे पावर्स हैं, अब आप उसको क्या करेंगे, इन पे रख के देखेंगे। कहाँ पे रखोगे, जहां पे हमने अज्यूम किया था ना कि हम मान लेते हैं कि हमें पावर्स के बारे में नहीं पता है, कि हमारी जो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है, जिन जिन पे हमारी जो वैल्यूज हैं वो डिपेंड कर रही है, हमें उसके बारे में नहीं पता है कि वो किस किस तरह से डिपेंड कर रही है, बट हाँ वो यहाँ पे डिपेंड कर रही है, इतनी चीज हमारे समझ में आ चुकी है। अब मान लीजिए कि वो हमारी टोटली यहाँ पे डिपेंड कर रही है। अब अगर ये डिपेंड कर रही है तो हमने देख लिया उनकी पावर भी क्या आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। अब पावर कैसे आई है वो भी हमने निकाल दी, तो क्या करना है, रख दो, और क्या करेंगे, हमारे के एच की पावर ए कितनी है 1, क्योंकि हमने निकाली है, रो बी की कितनी है 1, अगेन जी की कितनी है हमारी, सी की 1, तो हमारी जितनी भी पावर आई है वो क्या आई है, 1 1 1। लेकिन एक बात बता दूं, जब आप अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो ये पावर जरूरी नहीं है कि आपके लिए हमेशा सेम आए, ये पावर्स आपकी डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कभी सोचो कि जैसे हमारा यहाँ पे 1 1 1 आ रहा है और आप लोग ऐसे तुक्का लगा दे और हाँ भाई ये 1 1 1 ही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैल्यू आपकी कोई भी आ सकती है, किसी भी तरह से इसको कर सकते हैं। अब मैं एक बार क्विक आपको रिवाइंड करा देती हूँ किस तरह से हमने इसको सोल्व किया है, ताकि आप लोग भूले ना, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी हो गया है ये, बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट हमने इसमें लगा दिए हैं, तो थोड़ा सा आई नो कंफ्यूजन तो हो ही जाता है। इसका सॉल्यूशन करा देते हैं। देखो ध्यान से, आप लोगों को एक स्टेटमेंट मिलेगी, उस स्टेटमेंट में बोला जाएगा कि आपको फॉर्मूले को ड्राइव करना है सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन की हेल्प से। सबसे पहले जब आप इस स्टेटमेंट को करेंगे, यानी कि इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको स्टेटमेंट को लिख दो कि स्टेटमेंट में हमसे क्या क्या बताया गया है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो हमें आइडिया मिला वो मिला कि हमारा जो फॉर्मूला है देखने में कुछ कुछ ऐसा है। अब हमें ये तो पता लग गया कि फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास ये है, बट हमें ये नहीं पता लगा कि हम लोग पावर क्या लें, पावर नहीं आया हमें समझ में। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली मान लेते हैं कि पावर फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे पावर को एज्यूम कर लिया, ए बी और सी। अब हमारा मेन फोकस है हमारी पावर को निकालने में। तो भाई पावर कैसे निकालेंगे कि आप है ना LHS और RHS के दोनों साइड के डायमेंशंस निकाल लो, क्योंकि फिजिकल जो क्वांटिटी है इनके डायमेंशन तो हमें पता है, पावर का भी पता है, हाइट का भी पता है, डेंसिटी का भी पता है, ग्रेविटी का भी पता है, और के तो कांस्टेंट है, गे का जो के है उसका कोई भी हमें क्या नहीं निकालना, डायमेंशंस नहीं निकालना। तो जब आप पावर का निकाल के दिखाओगे तो ये आएगा, फिर आप लिखोगे नाउ फाइंडिंग आउट द RHS फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशंस, तो आप इनको निकाल के दिखाओगे, फिर सबको दिखाओगे कि भाई हाइट का इतना आया, रो का इतना आया, जी का इतना आया। फिर हमने कहा कि भाई हमें तो सिर्फ ML और T में चाहिए, अलग अलग नहीं चाहिए, तो हमने सबकी पावर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, M वाली को M के साथ, L को L के साथ और T को T के साथ। फिर हमने क्या कहा कि चलो भाई इधर LHS में भी MLT आ गया, RHS में भी MLT आ गया, अब जस्ट क्या करना है, इक्वेट करना है हमें किसको, A B और C की वैल्यूज को। तो जब आप ऐसे लिखोगे नाउ इक्वेटिंग द वैल्यूज ऑफ M L एंड T, तो आप देखोगे कि L की कुछ ना कुछ आएगी, M की कुछ ना कुछ आएगी, T की कुछ ना कुछ आएगी। जब आप इन सबको देख लेंगे तो सबको इक्वेट करने के बाद आपके पास A B C की क्या आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएंगी, और आप उन सभी वैल्यूज को उस इक्वेशन में पुट करेंगे जहां पे हमने एज्यूम किया था कि हमारी फिजिकल क्वांटिटीज के जो पावर है वो A B और C है।
तो ये करना है हमें, जब हमें क्या कहा जाए कि आपको किसी भी फॉर्मूला का, यानी कि जो भी फॉर्मूला आपको डेरिवेशन करना है उसमें आपको इसको कुछ इस तरह से सॉल्व आउट करना है ना। इजी, इजी तो खैर मैं भी नहीं कहूंगी, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन हाँ इजी है। लेकिन इजी तभी है जब आपको डायमेंशंस निकालने आते होंगे। डायमेंशंस नहीं आते होंगे तो वही दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज बहुत इजी है, देखने में भी आसान है। तो अच्छे से करके देखिएगा, आई होप आपके समझ में आ ही गया होगा। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, समझाऊंगी, बताऊंगी, अच्छे से आपको याद भी करा दूंगी कि आपके इसी तरह के कुछ और न्यूमेरिकल्स भी हैं। जैसे हमने अभी तक 2 ही टाइप किए हैं न्यूमेरिकल्स के, इस तरह से मैथमेटिकल जो टर्म होंगे हमारी, जो डेरिवेशंस होंगे, और भी टाइप्स हैं, उन टाइप्स को भी देखेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए जितने ये 2 टाइप कराए हैं ना मैंने आज आपको, आप जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं ड्राइव करने के लिए, उन सबको ड्राइव करके देखिए, ताकि कोई है ना कंफ्यूजन रहे ही ना, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए ही ना, आपको बहुत अच्छा आसानी से क्या हो जाए, इसको सोल्व करने का मौका मिल जाए। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ, नए न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए मैं लेके आऊं, तो प्लीज 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 वीडियोस को लाइक करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। ओके, सी या, टेक केयर।